सो गाइस, आज अपन बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। यानी आपके पास में लिक्विड है और उसमें आपको किसी गैस को घोलना है। तो क्या किसे उसकी विलेयता पर कौन कौन से कारक जो होंगे वो उसको प्रभावित करेंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, गैसों की गैसों की द्रव्यों में विलेयता यानी घुलनशीलता, विलेयता, इसके बारे में अपन को बात करनी है। देखो, गैसें जो होती है वो लिक्विड में घोलना है। आपके पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने भर रखा है द्रव। मान लीजिए आपने इसमें जल भर रखा है और इसके अंदर इस बार आपको क्या भरना है, गैस विलेय को भरना है। यानी विलेय जो होगा वो क्या है, गैस आपके पास में। अब गैसों को इस द्रवों के अंदर घोलना है। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि द्रवों में जो गैस होती है उसकी घुलनशीलता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। जैसे ठोस होते हैं, जैसे शक्कर को घोलना अगर अब जल में, तो अपन ने कहा कि अपन एक्सटेंट अमाउंट घोल सकते हैं, यानी अधिक अमाउंट घोल सकते हैं। लेकिन उसकी तुलना में अगर गैसों को घोलना हो जल में, द्रवों में, तो थोड़ा कम घोला जा सकता है। यानी इतनी ज्यादा गैसें हम इस द्रव में नहीं घोल सकते हैं। सीमित अनु अमाउंट में ही इस गैसों को अपन जो है द्रवों में घोल सकते हैं। खैर, जितने भी अमाउंट में घोल सकते हैं वो क्या होती है उसके बारे में अपने को बात करनी है। यानी वो उसकी विलेयता, यानी उसकी घुलनशीलता, गैसों की द्रवों में घुलनशीलता या विलेयता के बारे में अपन को बात करनी है। द्रव जो है, मान लीजिए आपके पास में ये गैसें जो घुली हुई है, इसकी एमएल में वो मात्रा जो इसके एक सेमी क्यूब यानी 1 ml में प्रेजेंट हो। यानी द्रवों के 1 सेमी क्यूब आयतन में जितने ml में गैसें घुली हुई होगी, वो मात्रा जो होती है वो उस गैसों का अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। तो हम यूं कह सकते हैं, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, तो अपन कहेंगे कि गैसों की एमएल में वो मात्रा जो 1 सेमी क्यूब आयतन में घुली हुई है, वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब होता क्या है कि अलग अलग गैसों का अवशोषण गुणांक अलग अलग होता है। यानी कुछ गैसें ऐसी होती है जो द्रवों में आसानी से घुल जाती है और कुछ गैसें आसानी से नहीं घुलती है। उनके लिए हमें प्रेशर, ताप आदि इन सब कारकों को कंट्रोल करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि ये तो हुआ अवशोषण गुणांक, यानी कि इकाई आयतन में घुली हुई गैस के एमएल में मात्रा जो होती है वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैसों के जो विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला कारक अपन पढ़ते हैं प्रकृति। गैस और वह द्रवों की प्रकृति। प्रकृति, देखो, अपन ने जब ठोसों की विलेयता का बारे में अपन ने बात की थी, तो अपन ने एक चीज कहा था कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। इसका मतलब यह था कि अगर आपके पास में कोई ध्रुवीय विलेय है, ध्रुवीय विलेय विलायक है, तो उस ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय ही विलेय घुल सकता है। और अगर आपके पास में अध्रुवीय विलायक है, क्या है भैया, अध्रुवीय विलायक है, तो उसमें आप किसी अध्रुवीय विलेय को ही घोल सकते हो, इसके अलावा दूसरे को नहीं घोल सकते। जे देखिए, ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलेय है, तो ही वो क्या होंगे, उसमें घुलेंगे, यानी तभी वो घुलनशील होंगे, अन्यथा वो घुलनशील नहीं होंगे। उसी में वो विलेयशील होंगे, उसी में विलेयता उसकी ज्यादा होगी। और अगर अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलेय है, तो उसमें ही उसकी क्या होगी, घुलनशीलता बनी रहेगी, यानी वो घुलनशील रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई ध्रुवीय विलायक है उसमें अध्रुवीय गैस घोल दी, या कोई अध्रुवीय विलायक है उसमें ध्रुवीय विलेय को घोल दिया, तो इस कंडीशन में घुलनशीलता नहीं होगी, यानी कि वो उसमें घुलेगी नहीं। तो यानी हम यूं कह सकते हैं प्रकृति समान होनी चाहिए, घोलने वाले द्रव की और घुलने वाले गैस की, दोनों की प्रकृति यदि समान रही तो वो आसानी से घुल जाएगी। जैसे
अपन बात करते हैं NH3 की। NH3 एक ध्रुवीय गैस है और जल भी एक ध्रुवीय अणु है। अब अगर यदि तुम लोग इस NH3 को H2O के साथ में घोलोगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, क्योंकि H2O को मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि ये क्या है, एक ध्रुवीय अणु है, और NH3 भी क्या है, एक प्रकार का ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय गैस इस ध्रुवीय विलायक में इजीली घुल जाएगी। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा क्या है कि यदि घुलने वाली गैस इस द्रव के अंदर कोई क्रिया करके यौगिक बना ले तो भी उसकी विलेयता जो होगी वो ज्यादा होगी। क्या समझे कि घुलने वाली गैस को अगर आपने जिस द्रव में घोल रहे हो उस द्रव के साथ ही वो NH3 या कोई और गैस जो है वो उसके साथ क्रिया करके यौगिक बना ले, एक नया दूसरा यौगिक में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो उसमें मिल गई, घुल गई, और उसकी विलेयता यानी घुलनशीलता जो होगी वो अधिक हो जाएगी। जैसे NH3 के साथ में H2O को जब आप घोलते हो यानी HOH को जब घोलते हो तो इसमें क्या होता है, इसका NH3 के पास में एक H जाकर के क्या बन जाएगा, NH4, और पीछे HOH के यानी H2O के ये OH इसके साथ में जुड़ा रहेगा, OH, और ये एक नया यौगिक बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपने जब NH3 में HOH मिलाया यानी H2O मिलाया, या यूं कह दो H2O पानी है, उस द्रव में आपने NH3 गैस को घोला, तो ये हुआ कि इसका H इसके NH3 के साथ रिएक्शन करके NH4 और एक OH NH4OH, ये यौगिक बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि कोई गैस किसी द्रव में घुलने पर यौगिक में बदल जाती है तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मिल गई ना, कि द्रव ने कह दिया आ गैस आजा तू मिल जा मेरे अंदर और यौगिक बना ले, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से कुछ गैस ऐसे जैसे SO2, ये भी अगर H2O के साथ में H2O के अंदर अगर आप इसको घोलना चाहोगे तो SO2 भी H2O के साथ में रिएक्शन करके H2SO3 यौगिक बना लेती है, तो इसकी भी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर ये H2SO3 जो होता है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसें द्रवों में घुल करके कोई यौगिक का निर्माण कर लेती है तो उसकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार से आप यूं कह दो कि HCl गैस है और वो HCl जैसे ही आप किसी द्रव में उसको घोलते हो, एक्वस में आप उसको डिसोल्व करते हो, तो वो क्या होता है, HCl जो होगा वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब इस H प्लस को भी जल चारों तरफ घेर लेंगे यानी ये भी एक्वस हो जाएगा, और Cl माइनस है इसको भी जल के अणु क्या कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे यानी ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं जल योजन। तो जो गैसें जल के साथ क्रिया कर सकती है, जल में अपने आयनों में टूट सकती है, या जल के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बना लेती है, या यूं कह दो कि घुलने वाली गैस और घोलने वाला द्रव दोनों की प्रकृति समान रहे, तो उस कंडीशन में विलेयता क्या रहती है, अधिक रहती है। ये तो बात करते हैं अपन किसकी, गैसों की और द्रवों की प्रकृति पर। अब ये कहा जाता है कि जैसे अध्रुवीय गैस है, जैसे O2 हो गई, N2 हो गई, आपकी कोई और अन्य प्रकार की कोई ऐसी गैस है जो अध्रुवीय है, वो क्या करेगी, अध्रुवीय विलायक में ही ज्यादा घुलनशील होगी। अध्रुवीय विलायक के तौर पर अपन ले लेते हैं जैसे बेंजीन है, बेंजीन अध्रुवीय है, देखो चारों तरफ समान परमाणु है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को किधर से ही खींचता नहीं है, इसलिए कैसा अणु है, ये अध्रुवीय अणु है। अब ये अध्रुवीय अणु में आप कहोगे वो गैस आसानी से घुलनशील होगी जो अध्रुवीय होगी, यानी कि N2 हो गई, आप कह दो O2 हो गई, तो प्रकृति समान रहेगी, वहां पे विलेयता भी अधिकतम रहेगी। ये तो बात है इनकी किसकी, प्रकृति की। प्रकृति के आधार पर अपन कहें कि कौन सी गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा, कम होगा। अवशोषण गुणांक का मतलब क्या हुआ कि गैस की ml में वो मात्रा जो द्रवों के इकाई आयतन में, एक सेमी क्यूब आयतन में उपस्थित हो, घुली हुई हो, उसे क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि अवशोषण गुणांक का अगर क्रम देखा जाए तो NH3 का सबसे ज्यादा और उससे कम
HCl का उससे कम आपका होता है SO2 का, और उससे कम होता है H2S का, और ये CO2 का, और CO2 से कम होता है आपका C2H4 का, और C2H2 का, एथाइन का, और उससे भी कम आपका होता है CO2 का, और उससे कम होता है उससे C2H2 के बाद में आता है आपका O2 का, O2 से कम होता है N2 का। ये एक क्रम रहता है, ये एक क्रम है अवशोषण गुणांक का। मतलब इसका क्या है, ये एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली ये ज्ञात किया गया कि कौन सी गैस एक इकाई आयतन में कितनी ज्यादा घुल रही है, उसके आधार पर एक क्रम व्यवस्थित किया गया जिसको अवशोषण गुणांक क्रम कहते हैं। उस अवशोषण गुणांक क्रम में NH3 सबसे ज्यादा है, यानी इकाई आयतन द्रव्य में NH3 गैस की मात्रा जो है वो ज्यादा घुलती है। फिर उससे कम HCl की, उससे कम SO2 की, उससे कम H2S की, और उससे कम CO2 की, और उससे कम C2H2 की, और उससे कम O2 की, और फिर N2 की। तो ये एक अवशोषण गुणांक का क्या आ गया अपने पास में, क्रम आ गया। ये सारा खेल जो है वो किस पर आधारित है, घुलने वाले गैस और द्रवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये एक पहला कारक है। गैसों को द्रवों में हम घोल रहे हैं, गैसों को द्रवों में घोलने के लिए पहला कारक के बाद में दूसरा कारक आता है ताप। तापमान कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। ताप का प्रभाव, दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। देखो हमारे पास में द्रव है, और उस द्रव के अंदर तुम्हें घोलना है गैस को, गैसें इसके अंदर घोलनी है। अब गैसों की पहले ही विलेयता आपको पता है द्रवों में कुछ कम होती है ठोसों की बजाय, यानी गैसें कम घुलनशील होती है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में। और ऊपर से आप क्या करो, ताप का फैक्टर और उस पर लगाओ, तो वो काम करता है लासातेली नियम के अनुसार। कैसे कि जैसे जैसे तुम लोग क्या करोगे, यहां पे मान लीजिए आप ताप लगाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो क्या होगा कि तुम्हें पता है द्रव क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, द्रवों में गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जैसे जैसे द्रवों में गतिज ऊर्जा आएगी, जैसे ये द्रव के ये मॉलिक्यूल है, ये द्रव के अणु है, जिसके बीच बीच में आपने गैसें घोल रखी है या घुलनशील हो रखी है गैसें। अब क्या होगा, जैसे ही तुम लोग क्या करोगे, इसको गर्म करोगे, तो अणु क्या होंगे, थोड़ी अपनी स्थिति को चेंज करेंगे, अणु में क्या करेंगे, स्थिति को चेंज करेंगे, यानी कहने का मतलब अणु में गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, ये बीच बीच में जो थोड़ा स्पेस है द्रवों के बीच में जिसमें गैसों के अणु फंसे हुए हैं, उनमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और वो भी क्या करेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो क्या होगी, गैसें बाहर निकल जाएगी, यानी कि गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन इसमें भी एक लासातेलिए का नियम भी लगता है कि यदि घुलने वाली गैसें घुल करके उष्मा शोषी प्रक्रम में चली जाए, यानी उष्मा की कमी हो जाए, उस कंडीशन में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। बात को समझना कि जनरली यह होता है कि द्रवों को हम तापमान देते हैं, तो द्रवों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैसें जो होती है वो बेचारी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये गैसें बाहर निकल जाएगी, भाई अणु गति करने लगेंगे। आपने देखा होगा कि वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वाटर खुद ही वाष्पीकृत होने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले बाहर कौन निकल के जाएगी, द्रव निकलेगा, या द्रव से पहले उसमें जो गैस के अणु बीच बीच में घुले हुए हैं वो अलग निकलेंगे। पहले गैस निकल के जाएगी और फिर कौन कौन उड़ने लगेंगे, द्रव निकलने लगेंगे। तो ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। लेकिन लासातेली नियम भी लागू होता है, वो ये है कि यदि प्रक्रम उष्मा शोषी है, यानी गैसें घुलने पर उष्मा की कमी हो जाए, ठंड पड़ जाए, पहले से टेम्परेचर गिर जाए, उस कंडीशन में अगर ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये ऐसी गैसें हैं जिनको द्रवों में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो क्या होता है, प्रक्रम उष्मा शोषी हो जाता है, यानी उष्मा निकलती नहीं है बल्कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और उष्मा शोषी होने की वजह से यानी तापमान क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा तंत्र का
कम हो जाता है, और कम होने की वजह से अब आप क्या करोगे, इस पर बाहर से ताप को बढ़ाओगे, तो ताप बढ़ाने से इनकी विलेयता यानी कि घुलनशीलता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही शानदार सा फैक्टर है टेम्परेचर का, कि ताप बढ़ाओगे अणु गतिज ऊर्जा पाएंगे, और गतिज ऊर्जा पा करके द्रवों से पहले गैस कहेंगे भाई मेरे को जाने दो, पहले वो गैसें निकलेगी और गैसों के बाद में द्रव का वाष्पीकरण होने लगेगा। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि विलेयता ताप से प्रभावित होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी गैसें घोल रहे हो लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, जिसकी वजह से अगर प्रक्रम ऊष्माशोषी हो रहा है, तो यहां लासातेलिया का नियम लागू होगा। वो ये कहता है कि इस कंडीशन में, यानी ऊष्माशोषी वाली कंडीशन में ताप बढ़ाओगे तो तापमान की जरूरत है, क्योंकि गैसें घुल करके तापमान कम हो गया, प्रक्रम ऊष्माशोषी हो गया है। इस ऐसी कंडीशन में ताप अगर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ये ताप का प्रभाव है। अच्छा, इसका एक जनरल आप एक बात ये भी समझ सकते हो कि जब हम पुराने घड़े में रखा हुआ पानी है जिसमें गैसें उस घड़े के ऊपर सतह पे थी, या उसमें गैसें घुली हुई है, या यूं कह दो कि कोई दूषित पानी है, जैसे कि बदबू आ रही है, किसी पानी में स्मेल आ रही है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस पानी को गरम गरम कर दो। गरम करने से क्या होगा कि जो बदबूदार गैसें होंगी वो बाहर निकल जाएगी, ये जो विषैली गैसें होंगी वो बाहर निकल जाएगी, और फिर आप उसको स्मेल करके देखो, अब आपको उसमें बदबू नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल ये भी है, यानी कि आप किसी पानी में बदबू आ रही होती है तो आप उसको गर्म कर लो, गर्म करते ही आप क्या देखोगे कि उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म करने से जो दूषित गैसें थी वो क्या हो गई, बाहर आ गई। इसी प्रकार से आप एक सामान्य जल लो और उसमें छोटी मछलियों को छोड़ो, कैसी भी प्रकार की मछलियों को उसमें छोड़ो, तो आप क्या देखते हो, वो आसानी से उसमें तैरती रहती है। एक आप क्या करो, एक ऐसा जल लो जिसको आपने खूब गर्म किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा, फिर उसके अंदर ठंडा करके फिर उसमें मछली को छोड़ो, वो जीवित नहीं रहेगी, वो उसमें मर जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने जैसे ही उस द्रव को गर्म किया, गर्म करने से उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई थी जल में, वो ऑक्सीजन तो अघुलनशील होकर के क्या हो गई, बाहर निकल गई। और अघुलनशील होकर के बाहर जैसे ही निकल जाती है तो अब उसके अंदर ऑक्सीजन रही नहीं है। अब अगर उसमें अगर मछलियों को छोड़ोगे तो जल होते हुए भी वो मर जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहां चली गई? गर्म करने से वो बाहर निकल गई। तो अगर आपने किसी जल को, एक सामान्य पानी है और एक गर्म करके फिर ठंडा किया हुआ पानी है, तो उसमें मछलियां जीवित नहीं रह पाएगी। इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन थी वो गर्म करने से क्या हो गई, बाहर निकल गई, जिसकी वजह से विलेयता क्या हो गई थी, गैसों की कम हो गई थी, और कम होने की वजह से मछलियां जीवित नहीं रह पाई। तो ये दूसरा कारक था जो कि बहुत ही शानदार कारक है। तीसरा कारक जो है वो आपका है दाब का प्रभाव, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से ही पूछ लेते हैं। गैसों की विलेयता के लिए दाब का प्रभाव को अलग प्रश्न से पूछ लेते हैं। बाकी सब कारक को साथ में पूछ सकते हैं या फिर इसको अलग भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह दाब का प्रभाव एक वैज्ञानिक था हेनरी, उसने ऑब्जर्व किया था और अपना एक नियम दिया था जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। और हेनरी ने क्या कहा था कि आपके पास में द्रव है और उस द्रव में आपको क्या घोलना है, यू हैव टू डिजोल्व गैस। आपको गैस को डिजोल्व करना है, इसके अंदर घोलना है। तो आप कहोगे कि सर गैसें तो कम घुलती है, तो कोई बात नहीं है, कम घुलती है तो क्या करो, एक पिस्टन लगाओ और इस पर पी प्रेशर लगाओ। प्रेशर लगाओगे तो गैसें क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी द्रवों के अंदर, और वो घुलने लगेगी, यानी कि घुलनशीलता बढ़ जाएगी। अरे वाह! यानी गैसों पर लगाया गया, द्रवों की सतहों पर जो गैस है उस पर लगाया गया दाब लगाने की वजह से गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी हेनरी ने इस बात को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको हेनरी का नियम भी कह देते हैं कि गैसों की मात्रा, मान लीजिए घुलने वाली गैसों की मात्रा जो है वो क्या है, m है, और लगाया गया प्रेशर जो है वो p है।
तो जितना ज्यादा प्रेशर P जो होगा उतनी ज्यादा इसकी एक निश्चित सीमा तक उतनी ज्यादा गैसें घुलती रहेगी, यानी M प्रोपोर्शनल होगा किसके, P के। पार्शियल प्रेशर, गैसों का आंशिक दाब घुली हुई गैसों की मात्रा M के समानुपाती होता है। यानी कितनी मात्रा उसमें घुली गैसों में, तो हमने कहा जितना उसका दाब था, उन गैसों का दाब लगाया गया था। यानी गैसों का आंशिक दाब गैसों की घुली हुई मात्रा पर निर्भर मात्रा के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। अब मात्रा को उसने क्या किया था, मोल अंश में व्यक्त किया था, और मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, और x बराबर उसने कहा था x समानुपाती होता है p, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है x बराबर kp, KHP। यहां KH हेनरी स्थिरांक है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और X क्या है, उस घुली हुई गैस का मोल अंश है। जो द्रवों में गैस घुल रही है उस गैस का क्या है, मोल अंश है। तो जितना ज्यादा घुली हुई गैस का मोल अंश होगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, यानी आंशिक दाब होगा। या यूं कह दो कि वो गैस की मात्रा X कितनी घुली है उसमें, तो आपने कह दो जितनी उस पर उसका पार्शियल प्रेशर था। क्लियर। तो x समानुपाती P, और फिर समानुपात का चिन्ह हटाए तो क्या आ गया, एक हेनरी स्थिरांक KH, यानी x बराबर आ गया KHP। अब इसको हम दैनिक जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, कि जब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या घुली हुई रहती है, CO2, और वो भी उच्च दाब पर। इसका पता कैसे चला, अपन जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो फर से क्या निकलती है, गैसें बाहर निकलती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो गैसें जो थी वो उच्च दाब पर उस द्रव के अंदर, उस मीठे पानी के अंदर भरी हुई थी। ऐसे सोडा वाटर है, सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 पानी होता है, पानी के अंदर किसको भरा हुआ रहता है, CO2 गैस को, और वो भी किस दाब पर, उच्च दाब पर। तो जैसे ढक्कन खोलते हो आप देखते हो फर से CO2 गैस बाहर निकलती है, क्यों, क्योंकि वो उच्च दाब पे भरी हुई है। तो जैसे दाब कम होता है वो अधिक मात्रा में गैस से भरी हुई गैसें वापस क्या आने लगती है, बाहर आने लगती है। तो ये एक हेनरी का नियम है जिसको हम अप्लाई करके गैसों को द्रवों में घोलते हैं, क्या लगा करके, दाब लगा करके। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं कि हेनरी का नियम कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता है। तो पहली सीमा यह है कि आप क्या कर दो, टेम्परेचर डाउन रखो, टेम्परेचर कम रखो, ताप कम रखो। कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के तहत ही हम क्या कर सकते हैं, हेनरी का नियम लगा सकते हैं। पहला है ताप, आपको ताप क्या रखना है, कम रखना है, ताकि विलेयता जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब भाई कैसे, तो मैं आपको ये बताऊं, आपके पास में गैसें घुली हुई है और आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, और दाब लगाए जा रहे हो, तो गैसें भी कहेगी अरे भाई ऊपर से तो दाब लगा रहा है पर नीचे से तो गर्म करते जा रहा है, तो नीचे से तो हमें ऊर्जा मिल रही है जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो मैं बाहर जाऊं या ऊपर वाले दाब की वजह से इसके अंदर घुलूं, करूं क्या, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं ताप को भी कम रखो, ताप को क्या रखो, कम रखो। अब कम इतना भी मत कर देना कि द्रव जम जाए, समझ रहे हो क्या, कई बार के हिसाब, दाब को एकदम कम कर दो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दाब लगाने से ज्यादा घुलेगी ना, इतना भी कम मत कर देना कि कहीं द्रव जम जाए। तो ताप कम तो हो लेकिन बहुत कम ना हो, ताकि विलेयता पर ज्यादा प्रभाव, विलेयता कम ना हो जाए कहीं। तो हम ये कहेंगे ताप कम होने से विलेयता बढ़ेगी, लेकिन ताप अधिक कम ना हो, अन्यथा फिर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। पहली ये सीमा है इसकी। दूसरी क्या सीमा है कि दाब लगा रहे हैं अपन और दाब बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे विलेयता भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब कहीं तुम दाब इतना ज्यादा अप्लाई, आप कह दोगे दाब लगाओ गैसें घुलती जाएगी, दाब लगाओ गैसें घुलेगी, दाब लगाओ गैसें घुलेगी, अरे भाई पीछा छोड़ दे इसका। इतना कहने का मतलब इतना ज्यादा दाब मत लगा दे कि ये इस कंटेनर में पड़े गैस भी कहेगी कि क्या कर रहा है, फोड़ेगा क्या इस बर्तन को, समझ रहे हो बात को। यानी दाब बहुत ज्यादा सीमा तक आपको नहीं लगाना है, कुछ रेंज तक ही दाब लगाओगे तब उतनी ही गैसें घुलेगी। ये तो है नहीं कि द्रव विलायक तो है निश्चित मात्रा में और आप गैसों को दाब लगाते जाओ वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी, तो दाब खूब सारा लगाते जाओ खूब सारे गैसें घुलती जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा।
जनरल ऑब्जर्वेशन से हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दाब का प्रभाव एक नियत सीमा तक ही कार्य करता है, यानी दाब बहुत ज्यादा ना हो। क्लियर। एक तीसरा, इस तभी हेनरी का नियम लागू होता है, यानी एक रेंज तक ही दाब का प्रभाव काम करता है। तीसरा एक इसका फैक्टर यह है कि जो आप गैसें घोल रहे हो वो गैसें अंदर जाकर के उनका सहगुणन ना हो। सहगुणन मतलब समझते हो कि गैसें एक से एक गैस का अणु दूसरे गैस के अणु के साथ जुड़े नहीं, सहगुणित ना हो, या ना ही वियोजन हो, यानी ना तो क्या हो, सहगुणन भी नहीं हो, यानी गैसों के अणु आपस में जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण ना करे, और ना ही वियोजन हो, मतलब गैसों के अणु ना ही टूटे, तो ही यह हेनरी का नियम लागू होता है। एक लास्ट फैक्टर इसका सीमा यह है कि हेनरी का नियम और कब लागू होता है, जब आप जो गैसें घोल रहे हो उस गैसों में वो जो द्रव, जिस द्रव में आप घोल रहे हो उस द्रव का वो जो विलयन है वो विलयन तनु रहे, तनु हो, तभी लागू होगा। जैसे अपन यूं कहते हैं कि आपके पास में आप कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में मीठा पानी होता है, तो मीठे पानी के अंदर आपने CO2 डिजोल्व की थी। अब मीठा पानी इतना कर लो कि वो गाढ़ा हो जाए, यानी सांद्रता उसकी बहुत ज्यादा कर दो, फिर कर दो गैस घुले ना, ऐसी कंडीशन में जो होगी वो गैसें घुलेगी नहीं। तो विलयन तनु हो तभी हेनरी का नियम लागू होगा, यानी दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी उस गैसों की। क्लियर। तो विलयन तनु हो, या यूं कह दो कि घुलने वाले गैसों की विलेयता उस विलायक की अपेक्षा कम हो, या यूं कह दो कि गैसें जो है आपके पास में जो विलयन है वो विलयन तनु हो, तनु मतलब पतला हो, तो दाब बढ़ाने से गैसों की क्या हो जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। तो ये आज का एक टॉपिक था कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रभाव है जो इसको प्रभावित करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।